नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। घटती प्रजनन दर भारत के लिए चैलेंज है या अवसर? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल पर ही मैं आपको कुछ बताने जा रही हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दरअसल भारत में जनसंख्या का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय रहा है। हाल के दिनों में यह बहस और ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसकी वजह है एलन मस्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई वह पोस्ट है जिसमें भारत की घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जताई गई। मस्क द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के इतिहास में पहली बार देश की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट प्रतिस्थापन स्तर यानी कि 2.1 से नीचे गिरकर 1.9 पर पहुंच गई है। महज एक दशक पहले यह दर 2.3 थी। राजधानी दिल्ली की स्थिति और भी गंभीर बताई गई है, जहां प्रजनन दर लगभग 1.2 रह गई है, जो फिनलैंड जैसे कई विकसित देशों से भी कम है। आशंका व्यक्त की गई कि आने वाले दशकों में भारत तेजी से वृद्धि होती आबादी वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। दरअसल अब तक भारत में जनसंख्या संबंधी विमर्श मुख्यतः जनसंख्या नियंत्रण, सीमित संसाधनों और बढ़ते दबाव और रोजगार जैसी चुनौतियों के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। किंतु घटती प्रजनन दर के इन आंकड़ों ने बहस की दिशा बदल दी है। इस बीच पॉल एलरिच बनाम जूलियन साइमन की जनसंख्या पर बहुचर्चित डिबेट फिर से प्रासंगिक हो गई है। एलरिच ने बढ़ती जनसंख्या को जनसंख्या बम बताकर इसे मानवता के लिए बड़ी चुनौती माना था, जबकि साइमन का तर्क था कि जनसंख्या स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है और बढ़ती आबादी आर्थिक विकास, नवाचार तथा उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था की शक्ति बन सकता है। भारत के सामने बड़ा प्रश्न है कि यह जनसांख्यिक बदलाव उसके लिए शक्ति बनेगा या चुनौती। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि इस दोराहे पर खड़ा भारत उन देशों से क्या सीख सकता है जहां ऐसे बदलाव हुए हैं। इस विमर्श को समझने के लिए भारत की जनसांख्यिकी को समझना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। यही स्थिति वर्ष 2026 में भी बनी हुई है, जहां भारत की आबादी 144 करोड़ से अधिक है। भारत आने वाले कई वर्षों तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बने रहने की उम्मीद है। भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ की नवीनतम रिपोर्ट भी मस्क के पोस्ट की पुष्टि करती है। इसके अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। साल 2000 में जहां यह 3.5 थी, वहीं वर्तमान में यह घटकर 1.9 तक पहुंच गई है। कुल प्रजनन दर की अवधारणा यह बताती है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है। इस स्थिति में ना जनसंख्या बढ़ती है और ना घटती है, लेकिन जब यह स्तर इससे नीचे चला जाता है तो जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगती है और वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत इसी चरण की ओर अग्रसर है, जहां आने वाले दशकों में जनसंख्या वृद्धि और धीमी पड़ सकती है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2080 तक लगभग 180 से 190 करोड़ के बीच पहुंचकर स्थिर हो सकती है। भारत में प्रजनन दर में गिरावट कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम है। परिवार नियोजन के प्रसार और छोटे परिवार की बढ़ती स्वीकृति ने जन्म दर को कम किया है। विवाह और मातृत्व के प्रति सोच भी बदल रही है। महिलाएं शिक्षा, करियर और आर्थिक आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दे रही हैं। महिलाओं की शिक्षा और लैंगिक समानता बढ़ने से पुत्र प्राथमिकता भी कमजोर हुई और इसके साथ ही अर्थशास्त्री गैरी बेकर द्वारा प्रतिपादित चाइल्ड क्वांटिटी क्वालिटी ट्रेड ऑफ की प्रवृत्ति भी मजबूत हुई है, जिसके तहत परिवार अधिक बच्चों के बजाय कम बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर निवेश को प्राथमिकता दे रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, घटती शिशु मृत्यु दर और गर्भ निरोधक साधनों की बढ़ती उपलब्धता ने भी जन्म दर में कमी को गति दी है। घटती प्रजनन दर भारत को किस तरह प्रभावित करेंगी यह भविष्य की बात है, लेकिन कुछ अनुमान जरूर लगाए जा सकते हैं। एक ओर इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव पूंजी की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर दीर्घकाल में श्रम बल, उपभोक्ता आधार और आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये है कुल रिपोर्ट। अब आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।